हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? 6 मोर डेज टू गो फॉर प्रीलिम्स 2024। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना नेक्स्ट 6 डेज का प्लान बना लिया होगा, बट कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें थोड़ा वेगनेस है, समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारा पढ़ लिया है, सी सेट पे फोकस करना है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, स्टैटिक में भी किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, फैक्चुअल पे, एनालिटिकल पे। सो नेक्स्ट 8 टू 10 मिनट्स में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको नेक्स्ट 6 डेज कैसे प्लान करने चाहिए। अगर आप में से किसी ने प्लान ऑलरेडी बना लिया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अभी नहीं पता है कि हम किस तरीके से नेक्स्ट 6 डेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, सो अगले 8 से 10 मिनट में मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखो यार, सबसे पहले अपने को यह समझना है कि जो एग्जाम है ना, प्रीलिम्स पास करने का, उसके दो मेजर पिलर्स हैं, जिसमें से नॉलेज सिर्फ एक पिलर है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो है हमारा, वो है अलर्टनेस। मतलब कि अभी से लेके नेक्स्ट 5-6 डेज में और फाइनल एग्जाम हॉल में वो जो 2 घंटे जीएस के और 2 घंटे सीसैट के मिलते हैं, उन 2 घंटों में हम कैसा परफॉर्म करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा। बहुत सारे, अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया है, आपके आसपास में किसी ने दिया है, तो आपको पता होगा कि कुछ बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, नॉलेज वाइज दे आर रियली गुड, बट प्रॉब्लम लाइज कि जब उस नॉलेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि फाइनली वो एग्जाम पास नहीं कर पाए, इज बिकॉज ऑफ द ये जो अलर्टनेस ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल है। अब ये अलर्टनेस ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल आएगा कैसे, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है नेक्स्ट 5 डेज, और 6th डे को मैंने बफर डे रखा है। मतलब अगर आप 10th से स्टार्ट करेंगे तो 10th टू 14th क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और 15th को क्या स्ट्रेटेजी, फाइनली करके हम 16th को पेपर लिखेंगे। देखो, इन 5 एक्शन पॉइंट्स पे अपने को काम करना है। ये जो पूरा सेशन होगा ये 5 पे चलेगा। सबसे पहले रिवीजन, क्या रिवाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, यूपीएससी कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर पीवाईक्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है। आप सबने बहुत फुल लेंथ टेस्ट दे दिए होंगे, ऑल इंडिया मॉकन ओपन मॉक्स दिए होंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, ये सब हम जैसे इंस्टीट्यूट्स ने बनाया है। कब यूपीएससी उस पैटर्न को चेंज करना चाहेगा, किन चीजों पे वो फोकस करेगा, क्या वो आइडियोलॉजी है जिसके बेसिस पे इवैल्यूएटर क्वेश्चंस बनाता है, वो हम पीवाईक्यू से ही पकड़ सकते हैं। सो पीवाईक्यू पे कितना फोकस करना है, अभी क्या नए मॉक्स देने हैं, नहीं देने हैं। फिर एनवायरनमेंट, जो इकोसिस्टम है, फाइनल एग्जाम हॉल में क्या इकोसिस्टम मिलेगा, उस पूरे दिन में क्या इकोसिस्टम मिलेगा, किस टाइम आपको उठना है, नहीं उठना है, कैसे मैं उस एग्जाम माहौल को सिमुलेट कर सकता हूं। सो वो कुछ सजेशंस मैं एनवायरनमेंट पे दूंगा। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द मेंटल स्टेटस। देखो, वेदर यू थिंक यू कैन क्लियर दिस एग्जाम और यू थिंक यू कांट क्लियर दिस एग्जाम, यू आर राइट। अब आपकी जगह कोई और ओएमआर नहीं भरेगा। वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आप सबको कंपीट करके फाइनली वही 12,000 बच्चे के आसपास में प्रीलिम्स पास करेंगे। सो मेंटल स्टेटस पे किन किन चीजों पे ध्यान देना है अपने को, और फाइनली लास्ट डे में क्या करना है, 15th की इवनिंग से 16 तक हमें कैसे फोकस करना है। चलो सबसे पहले चलते हैं 5 डे रिवीजन वाले पार्ट के लिए। देखिए, समझ लिए कि सबसे पहले ये जो 5 डे रिवीजन पे आपको फोकस करना है, ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। यूपीएससी हर साल कुछ कुछ टॉपिक्स पे हर साल क्वेश्चन पूछता है। हमने भी आपको पहले बताया है, बहुत सारे हाई आउटपुट थीम, आपने कहीं ना कहीं से ये लिस्ट डाउन कर ही रखा होगा कि यूपीएससी इन टॉपिक्स पे पक्का क्वेश्चन पूछता है। पार्लियामेंट पे पक्का पूछेगा अगर हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेशंस पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे पूछ रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम्स पे पूछ रहे हैं, आजकल इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पूछ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे पूछ रहे हैं। सो ये कुछ थीम्स हैं जिस पे पक्का क्वेश्चन आना है। हम सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हैं, सो हमें कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर में रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये स्पीड रिवीजन। क्या है, देखिए, लाइन बाय लाइन रिवीजन का समय है ही नहीं हमारे पास। हमें क्या करना है एट प्रेजेंट, जो जो आपने नोट्स बना रखे हैं या आपने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट्स, उन्हीं को हम रिवाइज करेंगे, बट बोल बोल के रिवाइज करना है जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसीलिए ड्यूरिंग नेक्स्ट 4-5-6 डेज कोशिश करो, अगर आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी है, सो लाइब्रेरी नहीं जाके घर पे ही टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ने का, और हमें बोल बोल के रिवाइज करना है इसको। देखिए, जब आप बोलते हैं उससे 2 चीजें होती हैं, एक आपका रिटेंशन पावर बढ़ता है और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
When you speak something, it is directly proportional to more confidence of the candidate. हमें दोनों चीजों पे फोकस करना है, as I told you. First, नॉलेज एक्यूमुलेशन का, जो हमारी नॉलेज है उसको कैसे हम एक्यूमुलेट करके, बिकॉज आंसर आपके सामने है, इसमें चारों ऑप्शंस जो होंगे वो आपके सामने होंगे, उसी में से ही आइडेंटिफाई करना है आपको. और दूसरा है वो अलर्टनेस. वो अलर्टनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस. 1 साल मिनिमम, ज्यादातर एस्पिरेंट्स 1 साल से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. हमारे पास वो नॉलेज तो है, बिकॉज नॉलेज कितना चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए यार. अब उन दिनों को याद करो जब आप स्कूल डेज में 10th क्लास में थे, तब भी आप इस एग्जाम हॉल के सेम प्रेशर से गुजरे थे, फिर 12th में थे, फिर ग्रेजुएशन में थे. सो एग्जाम के टाइम पे प्रेशर लेना जेन्युइन है, लाजमी है, सबको होता है. प्रॉब्लम है कि इससे हम बाहर कैसे निकल के आते हैं. सो ये रिकॉल रिहर्सल में क्या करना है, आपको कोई टॉपिक पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर एग्जांपल आपके सामने है, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपको बोल बोल के, यू नीड टू ओन दैट रिवीजन वाला पार्ट, कि आपने सामने देखा, अच्छा ठीक है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में कब हुआ था, सरप्लस कौन कौन से सालों में हुआ है. इस तरीके से आपको बोल बोल के रिवाइज करना है उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को. नेक्स्ट आता है इजी टू फॉरगेट टॉपिक्स. देखो, जो रिवीजन का आपका पैटर्न होना चाहिए ना, कि पहले कौन सा सब्जेक्ट, बाद में कौन सा सब्जेक्ट्स. सो नेक्स्ट मतलब 10th 11th 12th को कोशिश करो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स लेके जाने की, कि अगर हम 10th 11th 12th तो आप इकोनॉमिक्स पहले पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, ये सारे फैक्चुअल जो पार्ट हैं ये हम लास्ट में बचा के रख लेंगे. जैसे कि साइंस एंड टेक है, आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट है, मिडेवल है, ये सारी चीजें हम आखिरी के दिनों में रिवाइज करेंगे. देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 4-5 डेज में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली नया कंटेंट पढ़ लेंगे, वो नहीं होने वाला है, वो नहीं भी करना चाहिए. न्यू कंटेंट, भले ही आपको कितना भी श्योर हो, कोई कितना भी बोले, किसी कंटेंट में से आने वाला है. ये सब फोमो क्रिएट कराने की कहानियां हैं. अभी आप गूगल सर्च करेंगे ना, हर दिन आपको बहुत नए वीडियोज मिलेंगे. ये वीडियो भी उसी में से ही एक है, कि आपको मिलेगा नेक्स्ट 4-5 दिनों में क्या गलतियां बिल्कुल मत करिए, यूपीएससी किन से शॉर्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है. देखिए, वो सब ना एडहॉक सॉल्यूशन है प्रॉब्लम की. परमानेंट सॉल्यूशन इसी तरीके से निकलेगा जब हम एक प्रोसेस जनरेट करेंगे. और ये जो अगर आपने टारगेट दिया है 10th जून को इकोनॉमिक्स पढ़ने का, अगर सपोज करो आप वो फुलफिल नहीं कर पाए, मैंने 5 घंटे ही बोला है आपको सिर्फ रिवाइज करने को स्टैटिक, 2 घंटे यहां पे आप सीसैट को देंगे और 3 घंटे हम पीवाईक्यूज को देंगे, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज. सो अगर इकोनॉमिक्स आप नहीं पढ़ पाए हैं, सो मेरा सजेशन आप इसको स्ट्रेच मत करो 11th जून के टाइम पे. आप इसको मत सोचो कि वो आप 11th जून को इसको पढ़ लोगे, बिकॉज मेंटल अलर्टनेस इज मच इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द नॉलेज वाला पार्ट. अगर आप मेंटली अलर्ट नहीं होंगे तो हम 2-3 साल भी अगर ये परीक्षा देते चले जाएंगे, और फाइनल जिस दिन में डिलीवरी होनी है, जिस दिन फाइनल एग्जाम है आपका, अगर वो हमने अच्छा नहीं किया तो हमारी नॉलेज किसी भी काम नहीं आएगी. सो ये ट्रेंड्स वाला कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे ट्रेंड का एक वीडियो भी बनाया 30 मिनट का, आप देख सकते हैं उसको. बॉडीज हैं, सीबीआई है ना, ये हैं, इन सब के जो क्वेश्चन हैं, एनजीटी के क्वेश्चन, वो फैक्चुअल हैं. टाइमलाइंस हैं, लोकेशंस वाले हैं, ज्योग्राफी की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको लास्ट में करनी है, लास्ट के 2-3 दिन. और बाकी जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं वो आप अभी 10th 11th 12th के आसपास में फिनिश करोगे. बट हमेशा ध्यान रखना, यू कांट एग्जॉस्ट योर माइंड. आप एग्जाम परीक्षा मतलब 16 से पहले एग्जॉस्ट नहीं हो सकते. तब ऐसी फीलिंग नहीं आना चाहिए चलो यार देखा जाएगा, नहीं. ये स्ट्रैटेजिक एग्जाम है, इसमें पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजिकली हमें प्लेस करना पड़ेगा. अगर हम स्ट्रैटेजिकली प्लेस नहीं करेंगे और अगर हम गिव अप करेंगे इस मोमेंट पे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं, सर कॉन्फिडेंट नहीं फील करना एक नेचुरल प्रोसेस है, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ज्यादा कंपटीशन है. बट अभी हम उस स्टेज में नहीं है कि हम एट प्रेजेंट इसको गिव अप कर पाए. नेक्स्ट हम चलते हैं पीवाईक्यूज वाला पार्ट. देखिए, आपको डेली जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा, 80 क्वेश्चंस हमें पीवाईक्यू के इकोनॉमिक्स के सॉल्व करने हैं, और 20 के आसपास में क्वेश्चंस हमें डेली सीसैट के सॉल्व करने हैं. अब सीसैट में आप आरसी करना चाह रहे हैं, क्वांट करना चाह रहे हैं, रीजनिंग करना चाह रहे हैं, वो आपका डिस्क्रिप्शन है. बट मेरे हिसाब से
उन 20 में से 10 क्वेश्चंस आरसी के होने चाहिए। जो 27 नेट क्वेश्चंस आपको सीसेट में करेक्ट करना है क्वालिफाई होने के लिए, और उतने ही क्वेश्चन आरसी के आते हैं। तो आपका रफ टारगेट ये होना चाहिए कि 18 से 20 नेट क्वेश्चंस आपके आरसी के करेक्ट हो जाएं, और रिमेनिंग क्वांट और रीजनिंग में से जो क्वेश्चंस आते हैं 43 45, उसमें से नेट 10-12 क्वेश्चंस अपने करेक्ट हो जाएं। सो ये हमें ब्रॉडली करना पड़ेगा। 80 जीएस के क्वेश्चंस एवरीडे, और ये हर दिन एग्जाम वाला पार्ट या क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों जरूरी है? बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने से जो एप्टीट्यूड आता है वही हमें सिमुलेट करना है फाइनल एग्जाम में। अगर हम एक्लेमेटाइज नहीं करेंगे अपनी बॉडी को उस फाइनल डे एग्जाम के लिए, सो डोंट एक्सपेक्ट कि उस दिन कुछ नया हो जाएगा। मतलब हमारी एक छोटी सी गलती कि हमने अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज नहीं किया एग्जाम हॉल के हिसाब से, और विच मे लीड टू कि हेल्थ खराब हो गया, कंसंट्रेशन नहीं बन पाया, उस दिन नींद ही नहीं आई 15 तारीख की रात को। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सो हमें आज से ही नेक्स्ट 5-6 डेज में हमें सेम इकोसिस्टम में रहना है जैसा हम 16th को रहेंगे। एडजस्ट बॉडी क्लॉक, स्लीप एंड वेक एज यू वुड इन द एग्जाम हॉल। सो अपने को 8 घंटे लेटना है। फाइनल एग्जाम में भी हो सकता है आप 6 घंटे सो के जाएं, बट आपको लेटना 8 घंटे के आसपास में। सो व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे कि हम आज से ही 8 घंटे फिक्स्ड करेंगे बॉडी साइकिल का, जिसमें हम सोएंगे। हो सकता है आपको टेंशन होगा कि अरे यार न नींद आ रही है ना पढ़ पा रहा हूं, दोनों ही टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सारी कंडीशंस आपके प्रिपरेशन के टाइम में भी आती रही हैं और अभी भी आएंगी, बट अब उस पार्ट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज अगर बॉडी साइकिल एडजस्ट नहीं हुई आपकी, देन इट में लीड टू एक ऐसी सिचुएशन जहां हम 16th को हमारे उस पर हेल्थ खराब हो जाए उस चीज। बिकॉज बहुत गर्मी है एट प्रेजेंट, आपको 3-4 घंटे बाहर भी रहना है, एग्जाम का प्रेशर अलग से होगा, और मुझे नहीं लगता किसी भी स्कूल में आप इतने अच्छे वो होंगे कि किसी भी स्कूल में अपने को एसी मिलेगा। वो सारी चीजें हमें अभी से समझनी है। आपका पीक परफॉर्मेंस ऑफ द बॉडी, एज वी नो कि पूरे 24 घंटे हमारी बॉडी पीक परफॉर्मेंस में नहीं रहती है, बट हमें ब्रेक्स अपने ऐसे लेने हैं कि 9:30 से 11:30 और 2:30 to 4:30 हमारी परफॉर्मेंस पीक पे आए। वो कैसे आएगी? अगर हम सेम सिमुलेट करेंगे कि आपको 9:30 से 11:30 बजे तक एसी वेसी को ऑफ करके रहना है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है, 2 घंटे की सिटिंग लेनी है, एक्सटर्नल नॉइसेस को इग्नोर करना है। आप रहते होंगे तो कहीं शादी वादी की कुछ चल रहा होता है, कभी कबाड़ी वाला चल रहा होता है, बड़े सारे एक्सटर्नल नॉइसेस आते हैं। उन सारे नॉइस की कंडीशंस को अवॉइड करना पड़ेगा आपको अभी। नेक्स्ट आता है प्लान योर मील्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा है, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आप 3 बजे सो रहे हैं, रात को 4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे सो रहे हैं और सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, फाइनल डे में तो ये सब नहीं होने वाला है। सो आपको सेम ही सिमुलेट करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। बिकॉज जैसे ही आप एक्सटर्नल शॉक देंगे बॉडी को, तो आपका परफॉर्मेंस पीक नहीं आएगा। आपको नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, बट वो आपके चांसेस कम करेगा इस प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करने के लिए। सो आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट करना है एवरीडे 6 डेज। देखिए, हमने बहुत मेहनत करके आप इस स्टेज पे आए हो जब प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हो, उसको हमें छोटी छोटी गलतियों से, जो आपके हाथ में है, कंट्रोलेबल चीजें हैं ये, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेके आनी है। ये सिर्फ आपको सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए है जो एग्जाम में आएगा। और प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपको नॉलेज नहीं होता है ना, तो आपको डर लगता है। इस वाले पार्ट में आपको डर नहीं लगता कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं लंच कर लेंगे, बट उसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पे पड़ता है, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपकी एग्जाम की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। सो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। मतलब नॉलेज एक लेवल पे, भाई आपको 160-170 नंबर थोड़ी लाना है, लाना तो आपको 85-90 के आसपास में ही है ना। सो वो लाने के लिए इन चीजों का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आता है कंजर्व एनर्जी इन द बॉडी। बाहर का फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, पैकेज फूड थोड़ा बहुत खा सकते हैं, वो होता है एग्जाम प्रेशर में एंड ऑल। हैवी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करेंगे इस टाइम पे, सोशल इवेंट्स एंड ऑल को भी अवॉइड करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं सोशल इवेंट्स में, टाइम वेस्ट होता है, फिर और भी बहुत कुछ गड़बड़ वाले सीन्स हो सकते हैं। एंड ओवर स्टडिंग नहीं करेंगे कि अब अपन 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं एवरीडे और फाइनल एग्जाम वाले पार्ट में अपन 0 पर पीक पे पहुंच जाओगे ना अगर आप, तो वो गड़बड़ हो जाता है। आपका परफॉर्मेंस का पीक 15-16 तारीख पे आना चाहिए, वो अभी नहीं आ जाना चाहिए। अदरवाइज यू विल गेट अ फीलिंग ऑन 13th और 14th, अब तो सब पढ़ लिया, अब क्या पढ़े। तो वो जो पीक लास्ट मोमेंट पे जो स्प्रिंट लगाना है, वो वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट फाइनल वन इज कीप काम बीट एंजाइटी। देखो,
वो टेंशन होना लाजमी है, वो होगा ही टेंशन, उसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं राइट एटीट्यूड के साथ में उस टेंशन को हैंडल करूंगा, विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। नो द आर्ट ऑफ लिविंग। अब सीसेट में बहुत सारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम हो जाता है कि वो एक ही क्वेश्चन में 8-10 मिनट लगा देते हैं, फिर उसका रिपरकशंस बाकी क्वेश्चंस में चलता चला जाता है। सो आपको पता होना चाहिए किन क्वेश्चंस को छोड़ना है। एक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा मैं 14th को या 15th को, आपको अवेलेबल होगा। इफ यू वांट टू वॉच, वो देख सकते हैं कि किन किन चीजों को हमें फाइनल एग्जाम जो 2 घंटे आपको वहां प्रिपेयर करना, उनमें किन किन चीजों को एकदम हम अवॉइड करेंगे। सो ये आर्ट ऑफ लिविंग आना चाहिए कि किस क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना। अरे भाई, अगर मेरा पॉलिटी अच्छा नहीं है तो हम छोड़ेंगे ना पॉलिटी को। नेट कट ऑफ तो 45% मार्क्स पे तो आप इसको क्लियर कर ही लेंगे। तो इसका मतलब आपके पास 55% का एरिया है, स्पेस है, जहां आप कुछ कुछ चीजें छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, यूपीएससी बाउंसर्स आर फॉर एवरीवन। अगर जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन सबके लिए बाउंसर्स थे। जब सबके लिए बाउंसर्स हैं तो फिर वहां क्या आएगा, फिर वहां मेंटल स्ट्रेंथ काम आता है कि अगर हर किसी को नहीं आ रहा है तब मैं उसमें रिलेटिवली बेटर कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं। फिर लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया। वो यूट्यूब पे आप रील्स पे रील्स देखते चले जाएंगे, वो कुछ अच्छा कुछ ये पॉलिटिकल भी चल रहा है बहुत सारा, उन सब चीज़ों को थोड़ा हम अवॉइड करेंगे। जितना आपका डिजिटल टाइम बढ़ेगा उतना आपका माइंड उस डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉप फोकसिंग अपॉन द नेगेटिव। अब ये नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, कई सारे दोस्त होते हैं जो बहुत सारा नेगेटिविटी फैलाते हैं, और कई सारे रिसोर्सेज होते हैं कि ये नया कंटेंट यहाँ से आ गया, नया कंटेंट यहाँ से आ गया, उसी को पढ़ने में अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों को आपको अवॉइड करना है। यू नीड टू गिव टाइम। आप हर दिन करीब करीब 15 से 20 मिनट नॉन यूपीएससी वाले लोगों से बात करेंगे तो वो बेटर होगा। और लास्ट है, फोकस ऑन हियर नाउ। अपने हाथ में तो यही है ना बस। अगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 पे उसका इंपैक्ट नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन 2 आपको रीस्टार्ट करना है। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम है, एक आदत बना लो अभी, वो जो 80 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने हैं। द मोमेंट यू आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आप बोलेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन डन, थर्ड क्वेश्चन डन, फोर्थ क्वेश्चन डन, फिफ्थ क्वेश्चन डन। ये हम इंटरव्यू में इसको यूज करते हैं कि हर पैनल, जब बच्चे की एनर्जी कम हो जाती है, सो व्हेन इट कम्स टू न्यू पैनल मेंबर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, तो आपको अपने माइंड को रीसेट करना पड़ता है। फर्स्ट हो गया, आप सेकंड वाले पे देखते हैं, सेकंड हो गया, आप थर्ड पैनल मेंबर पे देखते हैं, फोर्थ पे देखते हैं और फिफ्थ पे देखते हैं। सेम आपको क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में भी अप्लाई करना है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो पास्ट था, उसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं, फ्यूचर में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इन्हीं 5 to 6 डेज में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि हम कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ट्रस्ट मी, 90% बच्चों को अगर मैं नॉलेज वाइज देखूं ना, 90% बच्चों की इतनी नॉलेज है कि वो 45% मार्क्स लेके आ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम है वही अलर्टनेस की, वही नेक्स्ट 5-6 डेज को आप कैसे प्लान करते हैं, कितना उस पर फोकस कर पाते हैं, कितना उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ये है लास्ट 1 डे बिफोर द एग्जाम। इसका एक और वीडियो बनाएंगे जो हम आपके साथ 14th या 15th को शेयर करेंगे। बट हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, अभी आप वल्नरेबल स्टेज में हैं, विच आई टोटली अंडरस्टैंड कि अभी आप होंगे, बहुत सारा प्रेशर होगा, इतनी मेहनत की, और ये फीलिंग ऑफ अनप्रिपेयर्डनेस सबको आती है। बिकॉज क्या करना है आपको, यहाँ बैठ के बस ये सोचना है क्या मेरा ज्योग्राफी पॉलिटी को, फिर आपको उसके कोई मॉक्स याद आ जाएंगे, अरे यार उसमें तो 70 ही नंबर आ रहे थे, अरे इसका फुल लेंथ दिया था उसमें तो 60 ही लेके आए थे, अरे उस XYZ के तो यार 105 आ रहे हैं, हाईएस्ट इतना जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें अगर आप एक मोमेंट पे सोचेंगे तो वो फीलिंग आनी लाजमी है। बट यार सेकंड ऑप्शन देखो, हमें कितने परसेंट मार्क्स लेके आने हैं, हमें 40 से 45% मार्क्स लेके आने हैं। मुझे नहीं लगता आप में से किसी के भी ड्यूरिंग जो आपने 15-16 साल की पढ़ाई की है उसमें कभी भी आपके 40-45 से कम आए होंगे। 1-2 एग्जाम में फेल होना लाजमी है, मैं पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल क्लास में। सो अगर उन सारे ईयर्स में हम ला सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या था, वहां टेंशन कम था, वहां चीजें ऑन स्टेक कम थी। यहां हमने खुद ही इतनी सारी चीजें स्टेक पे लगा दी हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज नॉट एन एग्जाम ओनली ऑफ नॉलेज, इट इज एन एग्जाम ऑफ अलर्टनेस एज वेल। सो अलर्टनेस पे ध्यान देंगे नेक्स्ट 5 डेज में। अगर आप लोगों ने शेड्यूल नहीं बनाया तो इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि ये बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बस जितना मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है यूपीएससी में बच्चों के साथ में, उसी की ही समरी है ये एक पार्ट के लिए। बट रिमेंबर, नेक्स्ट 5-6 डेज में इन सारी चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सॉल्व हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट 5 to 6 डेज जरूरी हैं, बट वो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी हैं। एकेडमिक बेनिफिट
will be a byproduct of that. Good luck.